इस कहानी के लेखक है संजय कामले। आपने कभी किसी कुत्ते का रोना सुना है? शायद सुना होगा। काफी भद्दा, बेसुरा और दिमाग को दर्द पहुंचाने वाला होता है। पर वही रोना अगर रात के सन्नाटे में सुनाई दे तो कैसा लगता है? रात के करीब 2:30 बज चुके हैं और मेरी 3 मंजिला चौल के सामने से गुजरने वाली सड़क की दूसरी तरफ वही आवारा कुत्ता लगातार रोए जा रहा है। जैसे आज सुबह मैंने बड़ा सा पत्थर इसलिए दे मारा था क्योंकि उसी वक्त सामने से अपनी एक्टिवा से जा रही मेरी सेटिंग के ऊपर उसे भौंक कर इतनी बुरी तरह से डरा दिया कि उसने अपनी एक्टिवा दीवार पे दे मारी, पर खुद के पैर की हड्डी तुड़वा ली। अब दोबारा उसकी इस काली सुनसान रात के वक्त रोने वाली आवाज भद्दी, बेसुरी सी ज्यादा डरावनी लग रही है। मैं भी बिना लाइट ऑन किए सीढ़ियों से ऊपर की तरफ जा रहा हूं। 2 बार पैर फिसल कर नीचे गिर पड़ा। साला इस चौल में उतने लोग नहीं होंगे जितने दारू की बोतलें पड़ी होती है। जैसे तैसे उठकर मैं टेरिस पर तो पहुंच गया। यहां तो कई बेवड़े दारू पीकर अपना बिस्तर लगाए सोए हैं, लेकिन एक की भी नींद नहीं खुल रही। शराब की खाली बोतलें टेरेस के हर एक कोने में नजर आ रही है। जी चाह रहा है कि यहीं से एक खाली बोतल उठाकर उस कुत्ते की तरफ फेंकूं, पर जाने दो। यहाँ इतने सारे घर हैं, इतने सारे लोग हैं, परेशानी तो सबको हो रही होगी, तो खाली फोकट मैं क्यों उस कुत्ते को बोतल मारूं? लेकिन आपको एक बात बता दूं, क्या आपको पता है कुत्ता कब रोता है? कुछ को शायद पता होगा, पर जिनको नहीं पता उनको बता दूं कि कुत्ता जब यमराज को देख लेता है तो वो रोने लगता है। यमराज मतलब मौत। जब कुत्ता किसी की मौत को देख लेता है तो वो रोने लगता है। काफी लोगों को मेरी इस बात पर यकीन नहीं होगा, लेकिन एक बार मैंने ये सब अपनी आंखों से देखा है। 2 हफ्ते पहले की बात है। दिन भर काम की वजह से काफी थक गया था। सामने वाली चौल में रहने वाली मेरी सेटिंग मानसी को मोबाइल के डिस्प्ले लाइट से गुड नाइट बोलकर सोने को चला गया। सो तो गया, पर उस रात भी करीब 2:30 या 3 बज रहे होंगे। नींद खुली तो इसी कुत्ते की आवाज से। वो लगातार रोए जा रहा था। उसकी आवाज रात के काले सन्नाटे में काफी डरावनी लग रही थी। खिड़की से झांक कर देखा तो सड़क के बीचों बीच खड़ा होकर वो अपना मुंह आसमान की तरफ करके रो रहा था। मैंने पूरी चौल में नजर घुमाई, पर एक भी कमरे की लाइट नहीं जली थी। सबके सब घोड़े बेचकर सो रहे थे। लगा अपने कमरे की लाइट लगाकर नीचे जाऊं और उस कुत्ते को वहां से भगाऊं, पर तभी मैंने देखा पड़ोस वाले चाचा बरामदे से चलकर नीचे जा रहे हैं। मेरी तरह वे भी परेशान हो रहे थे। अच्छा लगा कम से कम किसी को तो उस कुत्ते पर गुस्सा आ रहा था। चाचा रात के अंधेरे से चलकर नीचे पहुंचे, पर उन्होंने कुत्ते को कुछ नहीं किया। लगा था पत्थर उठाकर वहां से भगा देंगे, पर वे तो अंधेरे रास्ते से कहीं चले गए और कुछ ही देर में उनकी खोली से महिलाओं के रोने धोने की आवाजें आने लगी। मैंने सोचा झगड़ा हुआ होगा। कुछ ही मिनटों में पूरी चौल की लाइटें जल गई। मैं भी भीड़ को चीरता कमरे के पास पहुंच गया। चाचा की छोटी बेटी की जोर जोर से रोने की आवाजें मुझे बाहर तक आने लगी। पिताजी हमें छोड़कर क्यों गए? अब हम आपको कहाँ ढूंढेंगे? कोई मेरे बापू को ला दो। उसकी आवाज सुनकर मैं चीख पड़ा। हैं? इतनी रात को बेचारी लड़कियां कहाँ ढूंढेंगी? वैसे भी चच्चा ज्यादा दूर नहीं गया होगा। तुम रुको, मैं ढूंढ कर लाता हूँ। पर पता नहीं क्यों सब मेरी तरफ गुस्से से देखने लगे। मेरी बात सुनकर पास वाला लड़का दबी आवाज में बोला, अबे चच्चा कहीं घूमने नहीं गया है, बल्कि चच्चा तो निपट गया। उसकी बात सुनकर मैंने हैरान होकर भीड़ में से घर के भीतर झांक कर देखा तो चाचा जमीन पर लेटा पड़ा था। अब ये यहाँ पड़ा है तो बाहर कौन गया था? और उस रात मुझे पहली बार पता चला कि रात के अंधेरे से मैंने जिसे जाते देखा था वो मरे हुए आदमी की रूह थी। उसी वक्त मेरी निगाहें दूर सड़क पर रो रहे उस कुत्ते पर जम गई और उस रात के बाद आज दोबारा उस कुत्ते का रोना कानों पर पड़कर दोबारा उसी घटना को याद दिला रहा है। आज फिर से किसी को यमराज लेने आया है या लेकर चले भी गए हैं। पूरी चौल में नजर घुमाकर देख रहा हूं, पर किसी भी घर की लाइट जलती नजर नहीं आ रही। 1 मिनट, ये बेवड़े पीकर पड़े हैं। इनमें से तो कोई मरा नहीं है ना? लगता तो नहीं। साले जहरीले शराब पीकर मर तो नहीं गए? रुको, किसी के चीखने की आवाज आ रही है। साले कुत्ते, तुम्हारी वजह से आज और एक निपट गया। तुझे तो बाद में देख लूंगा, पहले किसकी फाइल निपटी है ये देखता हूँ। अब तक टेरेस पर पड़े 4-5 बेवड़े उठकर नीचे की ओर ग्रे पर कुछ वैसे ही पड़े थे, लाश की तरह। छोड़ो यार, नीचे क्या हुआ देखता हूँ। टेरेस की सीढ़ियों पर ही था
की सीढ़ियों के शुरू में लोगों की जमी भीड़ दिखी। कोई नीचे झुककर नब्ज टटोल रहा था। कौन और कैसे मरा यह देखने के लिए जरा भीड़ को सरका कर देखा और हैरान रह गया। नीचे कांच की टूटी बोतलें थी और तभी किसी की बात सुनाई दी। साला बेवड़ा, दारू पीने टेरेस पर जाते वक्त फिसल कर कांच गले में घुसने से जख्मी हो गया है। सामने से वो आदमी हट गया और वो जमीन पर पड़ी लहूलुहान मेरी लाश नजर आई। रात के 12 बज चुके थे कि तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। डाइनिंग टेबल पर अपने पति का इंतजार करती रागिनी उठकर दरवाजे की तरफ गई। इतनी देर में 3 बार दस्तक हो चुकी थी। उसने दरवाजा खोला कि तभी उसका पति अतुल हांफते हुए घर के भीतर आ गया और दरवाजा बंद करते हुए कांपती आवाज में बोला, दरवाजा मत खोलना। अतुल, तुम इतने डरे हुए क्यों? आखिर हुआ क्या है? वह जान से मारने के लिए मेरा पीछा कर रही है। वो अब जिंदा नहीं छोड़ेगी। कौन तुम्हारा पीछा कर रहा है और मारना क्यों चाहता है? तभी जोर जोर से दरवाजा पीटने की आवाज आने लगी। क्या तुमने किसी से झगड़ा किया है जो वो तुम्हें मारने आ गया है? आवाज मत करो रागिनी, और वो मुझे नहीं तुम्हें मारने आई है। मुझे? कौन मुझे मारना चाहती है और मैंने क्या किया है? वो तुम्हें अपने साथ लेने आई है, वो शैतानी आत्मा। और तभी दोबारा दरवाजे पर दस्तक होने लगी। रागिनी सहम गई और दरवाजे के बाहर अतुल खड़ा था, जो जोर जोर से दरवाजा पीटकर रागिनी को बचाने आया था, उसी शैतानी आत्मा से जो अतुल के रूप में अंदर थी। कभी कभी हमारे साथ कुछ ऐसी घटनाएं घटित होती है जो हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हमने जो देखा, अनुभव किया, वो क्या था। आज जो कथा मैं आपको सुनाने वाला हूं वो एक सच्ची घटना पर आधारित है। यह घटना मेरे दोस्त के साथ घटी थी। एक गाड़ी रात में हवा को चीरते हुए तेजी से हाईवे से गुजर रही थी। रेडियो पे 90s के पुराने गाने चल रहे थे। गाड़ी में बैठा संदीप खिड़की से बाहर गुजरने वाली गाड़ियां देखकर रेडियो पे लगे हुए कुमार शानू के गाने गुनगुना रहा था। संदीप एक कंपनी का सीईओ था। उसकी हाल ही में शादी हुई थी। उसकी पत्नी अपने मायके कोकण गई थी। घर में ही शादी थी, इसलिए जमाई होने के नाते संदीप को भी निमंत्रण था, लेकिन वर्कलोड के कारण वो उसके साथ तभी ना जा सका। लेकिन उसने अपनी पत्नी को शादी की तैयारियां करने के लिए और कामों में हाथ बटाने के लिए आगे भेजा और खुद बाद में जाएगा ऐसा कहा। रात में हाईवे पर से गुजरती गाड़ियां देख संदीप बोला, ड्राइवर चाचा, और कितनी देर लगेगी पहुंचने में? साहब, और थोड़ा समय लगेगा। तब तक आप झपकी क्यों नहीं ले लेते? मैं कुछ देर बाद आपको उठाता हूं। संदीप हाँ में सर हिलाते हुए सोने की कोशिश करता है। कुछ समय बाद उसकी आंख लग जाती है। कुछ देर बाद ड्राइवर चाचा संदीप को उठाते हैं और बोलते हैं, साहब, मुझे भूख लगी है। मैंने घर से निकलते समय ही मेरी बहन को कॉल किया था और उसे खाना बनाने के लिए कहा था। यहीं पास में ही उसका घर है। क्यों ना आप भी मेरे साथ आ जाओ और खाना खा लो। नहीं चाचा, मुझे भूख नहीं है। मैंने निकलते समय ही कुछ खा लिया था। आपको अगर भूख लगी हो तो आप जाइए, मैं यहीं गाड़ी में बैठता हूँ। नहीं साहब, ये जगह ठीक नहीं है। आप एक काम कीजिए ना, आप मेरे साथ चलिए। अगर आपको भूख नहीं है तो आप मत खाइएगा, लेकिन सिर्फ चलिए। नहीं चाचा, मैं यहीं रुकूंगा, आप जाइए ना, मेरी चिंता मत कीजिए। लाख मना करने पर भी संदीप ने उनकी एक ना सुनी और गाड़ी में अकेला बैठ गया। जाते वक्त ड्राइवर चाचा ने संदीप से कहा, साहब, आप यहाँ बैठ तो रहे हो, लेकिन जब तक मैं नहीं आ जाता तब तक आप गाड़ी का दरवाजा नहीं खोलना और शीशे भी चढ़ा लेना। कोई अनजान व्यक्ति आए गाड़ी से उतरने को कहे तो भी मत उतरना, और क्योंकि ये जगह ठीक नहीं है साहब। यहाँ चोर लुटेरे भी घूमते रहते हैं। संदीप ने उनकी बात मानकर गाड़ी के शीशे चढ़ा लिए और गाड़ी को अंदर से लॉक किया। अब संदीप गाड़ी में अकेला ही था। हाईवे पर दोनों तरफ घनी झाड़ियां थी। संदीप अब थोड़ा बोर होने लगा। अरे यार, बोर हो रहा हूँ, ऊपर से यहाँ रेंज भी नहीं है। अब वो टाइम पास के लिए फोन में सेव किए हुए गाने हेडफोन्स लगाकर सुनने लगा। कुछ समय बाद उसकी नजर गाड़ी के साइड मिरर पर पड़ती है। वहां एक छोटी लड़की हाथों में गुड़िया लेकर खड़ी उसे दिखाई देती है। वह लड़की संदीप को ही घेरे जा रही थी। शुरुआत में तो संदीप ने उसे नजरअंदाज किया, मगर वो लड़की अब गाड़ी के पीछे से गाड़ी के सामने आई और वहीं खड़ी रहकर संदीप को घूरने लगी। संदीप ने उसको ध्यान से देखा। वो 12-13 साल की होगी शायद। उसके बाल उसके चेहरे पर आए थे। कुछ इस तरह की बालों के कारण उसकी दाईं आंख ठीक से दिखाई नहीं दे रही थी। उसके हाथ में एक पुरानी गुड़िया थी। उसकी एक आंख बाहर लटक रही थी।
ऐसा लग रहा था मानो वो गुड़िया संदीप को ही घूरे जा रही थी। उस गुड़िया के चेहरे पर एक उदासी दिखाई दे रही थी। हाथों में गुड़िया लिए उस बच्ची की गर्दन थोड़ी बाईं और मुड़ी हुई थी। उस छोटी बच्ची के चेहरे पर एक डरावनी हंसी थी। संदीप को तो शुरुआत में लगा ये लड़की यहीं की रहने वाली होगी, लेकिन कुछ देर बाद उसे एहसास हुआ कि इतनी रात में कोई माता पिता अपनी लड़की को बाहर क्यों छोड़ेंगे। उसने उस लड़की से ध्यान हटाने के लिए अपने फोन में देखने लगा। तभी वो लड़की जो गाड़ी के सामने खड़ी थी, अब वो संदीप के बाजू वाली खिड़की के सामने खड़ी हुई और संदीप को नीचे उतरने के लिए इशारा करने लगी और उसे डरावने तरीके से घूरने लगी। वो लड़की बड़ी अजीब तरह से गाड़ी के चारों ओर चक्कर मारने लगी। उसके इस बर्ताव के कारण संदीप को थोड़ा डर लगने लगा। पहले तो संदीप को लगा कि वो लड़की रास्ता भटक गई होगी, इसलिए वो उससे मदद मांग रही है। क्यों ना इस लड़की के नीचे उतरकर मदद की जाए। लेकिन उसी समय उसे ड्राइवर चाचा के बताए हुए शब्द याद आए, साहब कुछ भी हो जाए लेकिन गाड़ी से नीचे नहीं उतरना। इसलिए वो उस लड़की के कई इशारे करने पर भी गाड़ी से नहीं उतरा। ये सिलसिला 10 से 15 मिनट तक चला। फिर वो लड़की डरावनी तरीके से हंसकर विचित्र आवाज में बोली, आज तो बच गए। उस समय तो संदीप को उसके बोलने का अर्थ समझ नहीं आया और वो लड़की वहां से दूर एक कच्चे मकान के पीछे गई और वहां से गायब सी हो गई। तभी कुछ दूरी से संदीप को गाड़ी की तरफ आते हुए ड्राइवर चाचा और उनके दामाद दिखाई दिए। संदीप ने अपने साथ घटी ये सब घटना उन्हें बताई और उन्हें कच्चे मकान के पीछे जाने को बोला ताकि उस लड़की की कोई मदद कर सके। लेकिन वहां काफी ढूंढने पर भी वो लड़की नहीं दिखी। तभी ड्राइवर चाचा के दामाद बोले, आप बहुत भाग्यवान हो साहब, क्योंकि मुझे नहीं लगता ये कोई लड़की होगी, क्योंकि इतनी रात में यहाँ छोटी बच्ची कैसे आ सकती है और यहाँ आसपास 2-3 घरों के अलावा कोई घर भी नहीं है। जितना मुझे पता है उन 2-3 घरों में भी कोई छोटी बच्ची नहीं है। यहाँ बहुत से एक्सीडेंट भी होते हैं साहब। अक्सर इस हाईवे पर कई लोगों को वो लड़की दिखाई देती है और लोगों से मदद मांगती है, और जो भी उसकी मदद करने के लिए नीचे उतरता है वो शायद ही जिंदा बचा हो, क्योंकि पुलिस को दूसरे दिन यहाँ केवल गाड़ी मिलती है। लेकिन वह शख्स जिसने नीचे उतरकर मदद करनी चाहिए, उसका कोई नामो निशान नहीं दिखाई देता है। यहाँ से गुजरने वाले कईयों को ये बात पता है साहब। मुझे तो लगता है ये कोई आम बच्ची नहीं होगी, अमानवीय शक्ति होगी जो आपको गाड़ी से बाहर निकालने का प्रयास कर रही थी, क्योंकि ये अमानवीय शक्तियां आग, लोहा, कांच इन सभी चीजों से दूर रहती है साहब। ऐसा कहा जाता है अगर आप नीचे उतरते या फिर गाड़ी का कांच नीचे करके उसकी मदद करते ना, तो ना जाने आपके साथ क्या होता साहब, ना जाने क्या होता। भगवान का शुक्र मनाइए कि आप गाड़ी से नीचे नहीं उतरे। देखिए, आप दोनों यहाँ से जल्द निकलिए। हाँ निकलते हैं। तभी संदीप पीछे मुड़कर गाड़ी की पिछली कांच में देखता है तो वहां वही लड़की उसी सड़क पर खड़ी दिखाई देती है। उसी डरावनी हंसी से वह संदीप को देख रही थी। यह घटना आज भी संदीप को याद है। आज भी यह अनुभव वो सुनाता है तब उसकी आंखों में डर साफ तौर पर दिखाई देता है। संदीप के मन में आज भी यह सवाल है कि ना जाने उस दिन वहां वो लड़की कैसे आई और कौन थी। वो क्यों संदीप को गाड़ी से बाहर बुला रही थी? क्या वो संदीप को कोई नुकसान पहुंचाना चाहती थी? इन सभी सवालों के जवाब अभी तक संदीप को नहीं मिले हैं। काफी रात हो गई थी। आसमान बरसाती बादलों से घिरा हुआ था। हल्की बारिश भी शुरू हो गई थी। शेखर हर रोज की तरह अपनी टैक्सी लेकर सवारी छोड़ने के लिए जा रहा था। शहर से कुछ दूर एक बंगले के पास उसकी टैक्सी रुक गई। सवारी उतारकर वो दोबारा अपनी टैक्सी लेकर शहर की ओर चलने लगा। तकरीबन 2:30 बजे होंगे। शहर काफी दूर था। तभी नदी के ऊपर बने पुल पर एक लड़की अपने भारी भरकम सूटकेस के साथ कुछ कर रही थी। उठा रही थी या घसीट कर ले जाने की कोशिश कर रही थी, पता नहीं। उसे देखकर शेखर ने टैक्सी रोकते हुए कहा, हेलो मैडम, कहाँ जाना है आपको? शेखर की आवाज सुनकर वो लड़की थोड़ी हड़बड़ाई। जी, गैलेक्सी अपार्टमेंट चलेंगे? उस लड़की ने पता बताया। वो अपना ट्रैवल बैग उठाकर टैक्सी में रखने की कोशिश कर रही थी, पर वो काफी भारी होने के कारण उसे उठाने में परेशानी हो रही थी। रुकिए मैडम, मैं रखता हूँ। इतना कहकर शेखर टैक्सी से उतरा और बैग उठाने लगा।
बैग तो काफी भारी था। बैग टैक्सी की पिछली डिक्की में रखकर शेखर ने मजाक में कहा, अरे मैडम, सारा सामान एक ही बैग में रखने के बजाय एक और बैग में रख लिया होता तो आपको भी परेशानी नहीं होती और मुझे भी। और हंसकर वो अपनी सीट पर बैठ गया। वह लड़की भी पिछली सीट पर बैठ गई। शेखर टैक्सी शुरू करके चलाने लगा और उनका सफर शुरू हुआ। मैडम, इतनी रात को कहाँ से आ रही हैं आप? मतलब कहीं घूमने गई थी क्या? घूमने नहीं गई थी, बल्कि आई हूँ नौकरी की तलाश में। मतलब आप यहाँ की नहीं है? जी नहीं। कोई बात नहीं। वैसे इस शहर में आपका कोई रिश्तेदार या दोस्त? हाँ, एक दोस्त है, मतलब था, नहीं है। था है मतलब आप क्या कहना चाहती हो? क्या आपका उसके साथ झगड़ा हो गया है या दोस्ती थी पर अब आपको उसके साथ दोस्ती नहीं रखनी? मतलब धोखा दिया क्या उसने? शेखर की बात सुनकर वो लड़की हल्के से मुस्कुराते हुए बोली, कुछ ऐसा ही समझो, पर मुझे धोखा देने वालों को मैं नहीं छोड़ती। उस लड़की की बातें सुनकर शेखर ने पूछा, काफी गुस्से वाली लगती हो आप। वैसे धोखा देने वालों के साथ करती क्या है? मैं जब छोटी थी, करीब 8 साल की, तब बाकी बच्चों की तरह मुझे भी अंधेरे से काफी डर लगता था। हम सब बच्चे मिलकर आस पड़ोस के पेड़ की इमलियां, आम तोड़ने जाते थे। काफी मजा आता था। ऐसी ही एक दिन मेरे पड़ोस वाले लड़के ने धोखे से मुझे एक खाली पड़े बंगले के अंधेरे कमरे में बंद कर दिया। मैं काफी डर गई थी। मैं खूब रोई, चीखती रही, पर वो मुझे बंद करके जा चुका था। मैं किसी तरह वहाँ से निकली, पर उसे कुछ नहीं कहा। उसकी बात सुनकर शेखर हंसकर बोला, लड़का थोड़ा शरारती था क्या? बचपन होता ही ऐसा है मैडम, मजाक मस्ती भरा। क्या आज भी उसके साथ आपकी दोस्ती है? नहीं। इतनी भी क्या नाराजगी? अब बचपना समझकर भूल जाइए और दोबारा उससे दोस्ती कर लीजिए। अब उसकी जरूरत नहीं, क्योंकि एक दिन स्कूल बस से घर आते वक्त मैंने उसे दरवाजे से धक्का देकर नीचे गिरा दिया। उसकी बात सुनकर शेखर थोड़ा नाराज हो गया। इतना गुस्सा ठीक नहीं। अगर वो लड़का किसी गाड़ी के नीचे आता तो? शेखर की बात सुनकर वो लड़की गुस्सैल आवाज में बोली, सही कहा, उसी में वो लड़का मारा गया। इतना कहकर वो ठहाका मारकर हंसने लगी। पर उसकी अजीब बात सुनकर शेखर का दिल घबरा गया था और गुस्सा भी आने लगा। अब एक अजीब गंभीर सा माहौल बन गया था। शेखर बिना कुछ बोले चुपचाप गाड़ी चला रहा था, तो वो लड़की सामने वाले आईने से लगातार शेखर को घूरे जा रही थी। तुम्हें डर तो नहीं लग रहा ना? सन्नाटे को चीरती उस लड़की की आवाज सुनकर शेखर थोड़ा हड़बड़ा गया। डर? किस बात का डर? भला मैं क्यों डरने लगा? सही कहा, तुम्हें डर क्यों लगेगा? वो भी एक लड़की से। एक कमजोर अकेली लड़की तुम्हारा क्या उखाड़ सकती है? उस लड़की की वो बात सुनकर शेखर चुप रहा। अब उस लड़की की वो बातें शेखर का सर दर्द कर रही थी। शेखर की खामोशी देख दोबारा उसने कहा, सही कहा ना मैंने? तुम यही सोच रहे हो ना? रात के 2 बजने को है, काली रात, सुनसान सड़क, आसपास न कोई मदद के लिए आने वाला, और ऐसे में एक अकेली कमजोर लड़की तुम्हारा क्या बिगाड़ेगी? शेखर खामोश रहा। वो बात बढ़ाना नहीं चाहता था। उसकी खामोशी देखकर उस लड़की ने आईने में शेखर की तरफ देखते हुए कहा, उसे भी यही लगा था। ना चाहते हुए भी शेखर ने उसे पूछा, उसे किसे? वही मेरा दोस्त, जिसके भरोसे मैं इतनी दूर नौकरी के लिए आई थी। बेचारे ने सोचा था एक अकेली कमजोर लड़की है, वो भी अनजान शहर, ना कोई पहचान वाला, ना कोई पूछने वाला, मेरा क्या बिगाड़ लेगी? उसके साथ कुछ भी कर लेता हूँ, लेकिन इतना कहकर वो धीरे से मुस्कुराई और चुप होकर टैक्सी की आधी खुली खिड़की से बाहर रात के अंधेरे में डूबे और सुनसान इलाके को देखने लगी। टैक्सी के अंदर लगे शीशे से उस लड़की को देखते हुए शेखर सोचने लगा, मुझे तो ये लड़की पागल लगती है। अपने दोस्त का क्या किया होगा इसने? मार डाला होगा। इतनी भारी सूटकेस में क्या लेकर जा रही है? कहीं अपने दोस्त को मारकर उसकी लाश को तो नहीं ले जा रही? अब समझ में आ गया। ये नदी के पुल पर ये भारी भरकम बैग नीचे फेंकने के लिए खड़ी थी। गलती से मेरी नजर इस पर पड़ी और इसका प्लान फेल हो गया। दिल कर रहा है इसे सीधे पुलिस स्टेशन लेकर जाऊं, पर ये इतनी शातिर लग रही है
कि उस दोस्त के खून के इल्जाम में कहीं मुझे ना फंसा दे। शेखर का परेशान चेहरा देखकर वो बोली, कुछ परेशान लग रहे हो, पर तुम्हें डरने की जरूरत नहीं। इतना कहकर वो उस आईने से शेखर को ताड़ने लगी। चलो, मेरा अपार्टमेंट आ गया, यहाँ से आगे वाले गेट से अंदर लो। उस लड़की की आवाज सुनकर शेखर होश में आ गया। सामने एक अपार्टमेंट थी। थोड़ी पुरानी होने के बावजूद कुछ कुछ कमरों में लोग रह रहे थे। गेट पर कोई वॉचमैन नहीं था और गेट भी आधा टूटा हुआ था। शेखर ने टैक्सी रोकी। वह लड़की नीचे उतरी और पीछे डिक्की खोलकर अपना वो भारी भरकम बैग निकालने लगी, पर वो उसके बस की बात नहीं थी। ना चाहते हुए भी शेखर ने बैग डिक्की से निकालकर जमीन पर पटक दिया। अरे क्या कर रहे हो, जरा धीरे रखो। ऐसे बोल रही हो जैसे बैग के अंदर सामान नहीं बल्कि कोई जिंदा इंसान हो। इतना कहकर शेखर अजीब से मुस्कुराया। शेखर की तरफ थोड़ा नाराज होकर देखा और बोली, मेरे मोबाइल की बैटरी खत्म हो गई है, जरा आपका मोबाइल देंगे? उस लड़की ने बड़ी सरलता से मोबाइल मांगा। अब ना चाहते हुए शेखर ने उसे अपना मोबाइल देकर टैक्सी में बैठ गया। कुछ कदम दूर जाकर पता नहीं वो किसके साथ बात कर रही थी। बात खत्म हो गई और वो चलते चलते शेखर के पास आ गई। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक और मदद करेंगे? जी कहिए। मेरे रूममेट फोन नहीं उठा रहे हैं और इतना भारी बैग मैं तीसरी मंजिल तक नहीं ले जा सकती। शेखर के पास कोई और चारा ना था। वह भारी भरकम बैग लेकर एक मंजिला तय करते हुए तीसरी मंजिल तक पहुंचा। वह लड़की एक कमरे के पास रुक गई। शेखर भी बैग दरवाजे के पास रखकर कुछ दूर खड़ा हो गया। उस लड़की ने बेल बजाई कि तभी शेखर ने देखा कि सीढ़ियां चढ़ते हुए एक इंस्पेक्टर और 2 कांस्टेबल उसकी तरफ आ रहे हैं। शेखर अब बुरी तरह से उस लड़की के जाल में फंस चुका था। पुलिस को आता देख दरवाजे के पास खड़ी वो लड़की मन ही मन मुस्कुरा रही थी। पुलिस वाले ने शेखर के पास आकर कहा, चलो दीवार के पास खड़े हो जाओ। शेखर इतना डर गया था कि उसके हाथ पैर जम गए थे। केवल एक पल में उसका बदन पसीना पसीना हो गया था। एक कांस्टेबल ने बैग की चैन खींचकर खुला कर दिया। अंदर का नजारा देख इंस्पेक्टर ने अपने सिर से टोपी निकालकर हाथ में ली। तभी दरवाजा खुलने की आवाज आई। एक 25 साल का लड़का दरवाजे के अंदर खड़ा था। उसे देखते ही पुलिस ने कहा, अब लाश भी मिल गई, अब थाने चलकर बताओ कि अपने दोस्त को कैसे और क्यों मारा। इंस्पेक्टर की बात सुनकर शेखर ने डरी सहमी नजरों से उस खुली बैग को देखा तो उसमें उसी लड़की की लाश थी जिसे वो यहाँ तक लेकर आया था। उसने आसपास देखा तो वो लड़की कहीं नजर नहीं आ रही थी। तभी इंस्पेक्टर ने शेखर से कहा, पुलिस की मदद करने के लिए शुक्रिया। तुम्हारी वजह से आज इस कातिल को पकड़ पाए। इस पर 4 लड़कियों की हत्या का शक था, पर उन लड़कियों की लाशें इसने गायब की थी। तुम्हारी वजह से पहली बार लाश पुलिस के हाथ लग गई। तुम्हारा फोन आते ही हम झट से निकले और हाँ, तुम्हें कोई परेशानी हमारी तरफ से नहीं होगी। तब शेखर को याद आया कि उस लड़की ने उसके मोबाइल से अपने रूममेट को नहीं बल्कि पुलिस को फोन किया था, वो भी शेखर की ही आवाज में। शेखर की जान में जान आ गई। पुलिस उस मुजरिम को गाड़ी में डालकर ले गई। शेखर भी अब अपनी टैक्सी में बैठकर घर के लिए निकला। अब वो दोबारा उसी पुल से गुजरने लगा। डर के मारे बदन कांप रहा था कि तभी सामने वाले आईने में वो लड़की टैक्सी की पिछली सीट पर बैठी नजर आई और एक आवाज गूंजी, मदद के लिए शुक्रिया, वैसे किराया नहीं लोगे? और एक अजीब सी मुस्कुराहट रात के सन्नाटे में गूंजने लगी। गर्ल्स हॉस्टल की छत पर कुछ लड़कियां बैठकर बातें कर रही थी। अचानक ही काम्या ने आसमान की ओर देखते हुए कहा, अरे अभी तक चांद नहीं निकला है। उसकी बात सुनकर रूही बोली, तुम्हें पता नहीं आज अमावस्या की रात है, चांद कहां से आएगा? अमावस्या का नाम सुनकर काम्या बोली, चलो नीचे चलते हैं, इतनी देर तक बाहर रहना ठीक नहीं है। उसकी बात सुनकर रूही और दूसरी लड़कियां एक दूसरे को देखकर हंसने लगी। रूही इशारे से दूसरी लड़कियों को बोली, चलो इसे डराते हैं। रूही ने बोलना शुरू किया, तुम्हें पता है ऐसी अमावस्या की रात में अक्सर भूत प्रेत निकलते हैं। भूत लोग कितने डरावने होते हैं, लंबे उलझे हुए बाल, बड़े बड़े नाखून, गंदे दांत, शरीर से रिश्ता हुआ खून। सोचकर ही अजीब सा लगता है ना? कहते हुए रूही हंस दी।
काम्या डरते हुए बोली, रात में कोई भूत प्रेत की बातें करता है क्या? चलो, इसके पहले कि वार्डन हमें ढूंढते हुए यहाँ तक पहुंचे, अपने अपने कमरे में चलते हैं। मगर रूही ने उसका हाथ पकड़कर उसे बिठा दिया। उनकी दूसरी दोस्त नुपुर बोली, रूही, तुम तो भूत का डिस्क्रिप्शन इस तरह दे रही हो मानो तुमने भूत को देखा हो। काम्या गुस्से में वहां से खड़े होते हुए बोली, तुम्हें जो बातें करनी है करती रहो, मुझे मेरे कमरे में जाना है। मगर उसे किसी ने वहां से जाने नहीं दिया। रूही भी उसे डराने के लिए बोली, मैंने भूत को नहीं देखा है, मगर उसकी कहानी जरूर सुनी है। चल, हमें भी वो कहानी सुना। कहते हुए नुपुर ने सभी को एक गोले में बिठा लिया। काम्या वहां से जाने के लिए तड़प रही थी, मगर रूही ने अपनी बात शुरू की। बहुत पुरानी बात है, जब मेरी बुआ गांव के स्कूल में पढ़ने के लिए जाती थी। गांव के बहुत कम ही लोग अपने बच्चों को स्कूल भेजते थे, क्योंकि स्कूल की बिल्डिंग पुरानी कब्रिस्तान में बनी थी। मगर दादाजी इन सब बातों पर विश्वास नहीं करते थे, तो उन्होंने कभी भी बुआ को स्कूल जाने से नहीं रोका। और तो और, एक बार स्कूल के नाइट स्टे प्रोग्राम में भी उन्होंने बुआ को भेज दिया। वही उनकी बड़ी गलती साबित हुई। कब्रिस्तान के भूत ने बुआ के शरीर पर वशीकरण कर लिया था। अब बुआ वही सब करती जो वो भूत चाहता था। घर में सभी लोग बहुत परेशान हो गए थे। दादाजी जब उनको एक तांत्रिक के पास ले गए तो ऐसी ही अमावस्या की रात थी। रूही की बातें सुनकर सभी लोगों को डर लग रहा था। काम्या दोबारा वहां से उठकर जाने लगी। नुपुर ने उसे रोकने की कोशिश की तो उसने उसके हाथ को झटके से दूर कर दिया और कहा, मुझे जरूरी काम है, मुझे जाना ही होगा। इस बार काम्या की आवाज कुछ बदली हुई थी, मगर काम्या की बात को अनसुना कर रूही उसका रास्ता रोककर दरवाजे के पास खड़ी हो गई और अपनी कहानी सुनाना शुरू रखा। जैसे जैसे तांत्रिक ने उन पर अपनी तांत्रिक क्रियाएं शुरू की, वो भूत मेरी बुआ का शरीर छोड़कर बाहर आ गया। सभी लोग उसे देखकर डर गए। वही बिखरे बाल, लंबे नाखून, हाथ पैरों से रिश्ता हुआ खून। उसने बताया कि वो बुआ की बलि लेने के लिए उनके शरीर में आया था और वो उन्हें ले जाकर ही मानेगा। उसकी बात सुनकर काम्या जोरों से बोली, सब झूठ, सब बकवास, ऐसा कुछ भी नहीं होता। भूत कभी किसी को जानबूझकर परेशान नहीं करते। तुम्हारी बुआ ने ही जरूर उनके साथ कुछ किया होगा। नुपुर हंसते हुए बोली, गुस्सा तो ऐसे हो रही है जैसे कोई तेरे बारे में बात कर रहा है। मेरे बारे में बात ना सही, तुम भूतों के बारे में बात कर रही हो, और भूत वैसे नहीं होते जैसा इस रूही ने सबको बताया है। काम्या की बातें सुनकर रूही हंसते हुए बोली, तू तो ऐसे बोल रही है जैसे तू किसी भूत को जानती हो। काम्या ने एक गहरी सांस ली और कहा, भूत तो एक छलावा है, जो तुम्हारे पास खड़े भी होंगे तो तुम्हें नहीं पता होगा। सिर्फ उनकी एक ही निशानी है। कहते हुए उसने अपना स्कर्ट ऊंचा कर अपने पैरों की ओर इशारा किया। उनके उल्टे पैर। अगले दिन न्यूज़पेपर की हेडलाइन थी, गर्ल्स हॉस्टल की छत से कूदकर 3 लड़कियों ने सुसाइड कर लिया।